हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, वणक्कम, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का गॉगल गुरु ऑडियो बुक चैनल पर। आप सुन रहे हैं डकैती का शकुनी का एपिसोड नंबर 5। ग्रीन हाउस इमारत। सुबह के 9 बज चुके थे। फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने 10वीं मंजिल पर लगी आग पर काबू पा लिया था। हर तरफ धुएं की स्मेल फैली हुई थी। 10वीं मंजिल के नीचे और ऊपर तक दीवारें काली हो रही थी। 10वीं मंजिल पर तो हर तरफ आग लगने के निशान नजर आ रहे थे। खिड़कियां जल चुकी थी, कांच चटक चुके थे और उन पर काली मां बिछ चुकी थी। अफरा तफरी का माहौल था। बिल्डिंग के सामने सड़क पर दूर दूर तक फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और उनके कर्मचारी ही दिखाई दे रहे थे। लाल लाल कपड़े पहने फायर ब्रिगेड के कर्मचारी और पुलिस कारों की कतारें लगी थी हर तरफ। पुलिस वाले मक्खियों की तरह इधर उधर बिखरे पड़े थे, परंतु अभी वो अंदर नहीं जा पाए थे क्योंकि आग बुझाने वाले कर्मचारियों का काम चल रहा था। उन्होंने 7 ऐसे लोगों को बचाया जो कि 10वीं मंजिल पर फंसे पड़े थे। एक की हालत गंभीर थी, उसे फौरन एम्बुलेंस पर हॉस्पिटल में आईसीयू भेज दिया गया। फायर ब्रिगेड का मुख्य काम लगभग खत्म हो चुका था। 11वीं मंजिल का सिक्योरिटी सुपरवाइजर रिजवान मलिक अपने 2 सहयोगियों के साथ घंटे भर से बाहर मौजूद था और भारी तौर पर बेचैन था। वो भीतर जाना चाहता था, परंतु फायर ब्रिगेड और पुलिस वालों ने उसे रोक रखा था। वो 11वीं मंजिल पर मौजूद सिक्योरिटी वालों को बार बार फोन कर रहा था, परंतु उनमें से कोई भी उसकी कॉल का जवाब नहीं दे रहा था। यह बात उसे परेशान किए दे रही थी और उसका मन कर रहा था कि वो उड़कर 11वीं मंजिल पर जा पहुंचे। मन में आशंका नाच रही थी कि कहीं 10वीं मंजिल पर लगी आग ने उन लोगों को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा दिया हो। फिर फायर ब्रिगेड वालों की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिला कि अब सब कुछ काबू में है और पुलिस अपना काम कर सकती है। ऐसे में रिजवान मलिक को मौका मिला और वो अपने दोनों सहयोगियों के साथ फौरन 11वीं मंजिल पर पहुंचा। परंतु वहां जो उसने हाल देखा वो उसकी रूह कपा देने के लिए काफी था। 11वीं मंजिल बहरहाल आग से सुरक्षित थी, परंतु थोड़ा बहुत धुआं अवश्य था वहां। लेकिन जगह जगह पर पड़ी लाशें तो जैसे कुछ और ही कहानी बयां कर रही थी। लिफ्ट के पास ही 4 सिक्योरिटी गनमैनों की लाशें बिखरी पड़ी थी। एक कुछ दूर पड़ी थी, कोई जिंदा ना दिखा उससे। 11वीं मंजिल पर पुलिस ही पुलिस थी। रिजवान मलिक घबराया सा भागता फिर रहा था और पुलिस को बता चुका था कि 4 नंबर कमरे से न्यूक्लियर खोजी डिवाइस गायब है। दरवाजा खुला पड़ा है, परंतु इस वक्त तो पुलिस का ध्यान परेरा और एक अन्य घायल गनमैन पर था, जिन्हें की तगड़ी सुरक्षा के पैरे में फौरन हॉस्पिटल भेजा गया। इसके अलावा वहां कोई जिंदा नहीं बचा था। अभी पुलिस नहीं जानती थी कि न्यूक्लियर खोजी डिवाइस क्या है। रिजवान मलिक अपने ऑफिसरों को न्यूक्लियर खोजी डिवाइस के गायब होने के बारे में बता चुका था और इसी के साथ ही सरकारी मशीनरी में हड़कंप मच गया। फोन पर फोन बजने लगे। उस डिवाइस से वास्ता रखते ऊंचे ओहदों पर बैठे लोगों के चेहरे फक पड़ गए। वे जानते थे कि डिवाइस के गलत हाथों में पड़ जाने का क्या मतलब है। तुरंत सरकारी भागदौड़ शुरू हो गई। उस वक्त एसीपी खेमकर पुलिस वालों के साथ 11वीं मंजिल पर था कि गृह मंत्रालय से उसे फोन आया, जिसमें कहा गया कि न्यूक्लियर खोजी डिवाइस को हर हाल में वापस पाना है और इस मामले को राष्ट्रीय सुरक्षा के तहत संगीन डकैती माना जाए और जल्दी से जल्दी न्यूक्लियर खोजी डिवाइस को वापस हासिल किया जाए। तुरंत मुजरिम को तलाश किया जाए, कहीं ऐसा ना हो कि न्यूक्लियर खोजी डिवाइस देश से बाहर चली जाए। एसीपी खेमकर ने न्यूक्लियर खोजी डिवाइस का महत्व पूछा तो उसे न्यूक्लियर खोजी डिवाइस की हकीकत बताई गई। उसके बाद तो पुलिस को जैसे पंख लग गए। पूरे मुंबई की पुलिस की नींद हराम हो गई थी। पुलिस को शाम के 4 बज गए। ग्रीन हाउस की 11वीं मंजिल पर छानबीन करते करते अब पूरी 11वीं मंजिल पुलिस के सुरक्षा घेरे में थी और पुलिस को यह भी महसूस हो चुका था कि 10वीं मंजिल पर आग लगाना डकैतों की चाल थी कि आग के बहाने वो 11वीं मंजिल तक पहुंच सके। परंतु यह छानबीन का मुद्दा था कि डकैत 11वीं मंजिल के भीतर कैसे प्रवेश कर गए, क्योंकि रिजवान मलिक का कहना था कि 11वीं मंजिल के गनमैन किसी को भीतर नहीं आने दे सकते थे। बहरहाल तफ्तीश उड़ान पर थी, क्योंकि गृह मंत्रालय ने उसे संगीन डकैती का तमगा दे डाला था। पुलिस स्टाफ का काफी बड़ा हिस्सा अलग अलग अंदाज से इसी संगीन डकैती की छानबीन कर रहा था। जाहिर तौर पर यह केस एसीपी खेमकर के हवाले था, जबकि दूसरी
जांच एजेंसियों ने भी इस मामले में भागदौड़ शुरू कर दी थी, परंतु सब एजेंसियां मिलजुल कर एक दूसरे के सहयोग से इस संगीन डकैती वाले केस पर काम कर रही थी। न्यूक्लियर खोजी डिवाइस का महत्व सबको पता चल चुका था और सबसे ज्यादा शोर तो न्यूज टीवी चैनलों ने डाल रखा था। शाम 5 बजे 11वीं मंजिल पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज पुलिस हेडक्वार्टर के एक कमरे में देखी गई। वहां पर करीब 20 से ज्यादा छोटे बड़े पुलिस ऑफिसर थे। फुटेज देखते ही रहस्य की परतें खुलनी शुरू हुई। एक ने डकैती मास्टर देवराज चौहान का चेहरा पहचाना तो दूसरे ने जगमोहन को पहचाना। फिर बाकी तीनों की भी शिनाख्त हो गई कि ये वही मुजरिम है जिन्होंने कुछ दिन पहले बैंक डकैती को अंजाम दिया था और ज्वेलरी शॉप लूटी थी। इसके साथ ही यह भी स्पष्ट हो गया कि डकैत 11वीं मंजिल पर आग बुझाने वाले कर्मचारी बनकर अंदर घुसे थे। एसीपी खेमकर को पता चला कि देवराज चौहान का मामला एसीपी कामेश्वर देख रहा है। खेमकर ने फौरन ही एसीपी कामेश्वर से मुलाकात तय की। कामेश्वर, खेमकर बोला, देवराज चौहान के बारे में तुमने कितनी सफलता पाई? भागदौड़ जारी है, कामेश्वर ने कहा। बैंक डकैती और ज्वेलर शॉप में डकैती के बाद उन्होंने कुछ किया ही नहीं कि कर दिया है। ग्रीन हाउस की 11वीं मंजिल पर देवराज चौहान, जगमोहन, वाडेकर, परेरा और लखानी ने सनसनीखेज डकैती की है। न्यूक्लियर खोजी डिवाइस की हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है। फायर कर्मियों की वर्दी में उन्होंने वहां प्रवेश किया। उनमें से 2 की लाशें मिली है और तीसरा घायल मिला है। अभी उनकी पहचान होनी बाकी है कि कौन क्या है। पुलिस तेजी से अपना काम कर रही है। एसीपी कामेश्वर चौंका। ये उसके लिए नई खबर थी। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि यह काम उन लोगों का हो सकता है। गृह मंत्रालय की तरफ से पुलिस को आदेश मिल चुका है कि इसे संगीन डकैती माना जाए। जो हुआ वो राष्ट्र के हित में ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए भी खतरा है। क्या तुम न्यूक्लियर खोजी डिवाइस की असलियत जानते हो? नहीं, खेमकर ने न्यूक्लियर खोजी डिवाइस के बारे में बताया। यह तो बहुत बुरा हुआ। क्या यह मामला तुम्हारे पास है? मेरे पास भी है और बाकी सरकारी जांच एजेंसियों के पास भी है। सब अपने अपने तौर पर स्वतंत्र जांच कर रहे हैं और एक दूसरे को सहयोग दे रहे हैं। सबका असली मकसद तो न्यूक्लियर खोजी डिवाइस हासिल करना है, डकैतों को तलाशना है। मैं इस मामले में तुम्हारे साथ रहूं तो मुझे खुशी होगी, खेमकर ने कहा। 11वीं मंजिल पर एक घायल मिला है और बाकी 2 मृत मिले। हाँ, वो घायल वाले को कौन से हॉस्पिटल में? उसे सुरक्षित जगह रखा गया है। डॉक्टर वहां उसकी देखरेख कर रहे हैं। मैं वहां जाना चाहूंगा, एसीपी कामेश्वर ने गंभीर स्वर में कहा। मैं वहीं जा रहा हूं, तुम मेरे साथ चल सकते हो। एसीपी कामेश्वर सोच भरे गंभीर स्वर में कह उठा, देवराज चौहान और जगमोहन बहुत ही शातिर मुजरिम है। खेमकर, बैंक डकैती करने और ज्वेलर शॉप को लूटने के बाद जगमोहन मुझसे मिला और कहने लगा कि जगमोहन तुमसे मिला? खेमकर चौंका। हाँ, वो मिला था। कामेश्वर ने गंभीरता और गुस्से से होठ बींचकर कहा। उस दिन मेरी बेटी नेहा का जन्मदिन था और केक लेकर घर जाने वाला था तो उसने मुझसे केक की दुकान पर बात की। मैंने उसे गिरफ्तार करना चाहा कि वो बच निकला। कमिश्नर खेमकर के माथे पर बल दिख रहे थे। जगमोहन तुमसे क्यों मिला? खेमकर ने पूछा। वो मुझे कह रहा था कि उसने और देवराज चौहान ने बैंक डकैती नहीं की। उनके चेहरे ओढ़कर यह काम कोई और कर रहा है, परंतु मैं जानता था कि वो पुलिस को बेवकूफ बनाना चाहते थे ऐसा कहकर, क्योंकि मेरे पास सीसीटीवी कैमरे की बैंक और ज्वेलर शॉप की फुटेज है जिसमें वो और देवराज चौहान स्पष्ट नजर आ रहे हैं। मैं उसकी बात के जाल में जरा भी नहीं फंसा। उसने कहा कि उसे डर है कि वो लोग उनके चेहरों की आड़ में कोई संगीन जुर्म न कर दे, परंतु अब मेरी समझ में आया कि उसने ये बात क्यों कही, क्योंकि वो और देवराज चौहान संगीन डकैती यानी न्यूक्लियर खोजी डिवाइस की डकैती करने की योजना बना रहे थे और खुद को पाक साफ भी रखना चाहते हैं। सच में उन्होंने वास्तव में संगीन डकैती की है। अगर न्यूक्लियर डिवाइस गलत हाथों में पड़ गई तो वो पूरी दुनिया को ब्लैकमेल कर सकता है, तबाही के कगार पर खड़ा कर सकता है दुनिया को। देवराज चौहान ने यह काम बहुत ही गलत किया। खेमकर की सिकुड़ी निगाहें कामेश्वर पर थी। दोनों की नजरें मिली। क्या हुआ? कामेश्वर बोला, सोच रहा हूं कि जगमोहन तुमसे क्यों मिला। बताया तो कि। कामेश्वर, थोड़ा सब्र के साथ सोचो। खेमकर ने अपने शब्दों पर जोर देकर कहा। देवराज चौहान हिंदुस्तान का माना हुआ डकैती मास्टर है, यह बात किसी से छुपी नहीं है। उसका साथी जगमोहन तुमसे मिलने की खातिर खतरा उठाकर आया और बताता है कि वो 2 डकैतियां उन्होंने नहीं बल्कि
उनके चेहरे की आड़ लेकर किसी और ने की है, जबकि देवराज चौहान जैसे डकैती मास्टर को अपनी सफाई देने की जरूरत नहीं है। ऐसी सफाई ना उसने कभी दी और ना ही शायद भविष्य में कभी देगा, ना ही ऐसा सुनने में आया। सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो इस बात को भी जानता है कि पुलिस उसकी बात का भरोसा नहीं करेगी, परंतु जगमोहन ने तुम्हारे पास आकर ऐसा कहा। हाँ कहा, लेकिन तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? गहराई से तुमने इस बात पर सोचा नहीं। खेमकर बोला, तुमने जगमोहन की बात को गंभीरता से नहीं लिया, खास गंभीरता से नहीं लिया। कामेश्वर की निगाह खेमकर के चेहरे पर थी। तुम ही बताओ कि क्या देवराज चौहान को ऐसी कोई सफाई देने की जरूरत है, जबकि वो नामचीन डकैती मास्टर है? मेरे ख्याल में देवराज चौहान को ऐसा कहने की जरूरत ही नहीं थी। वो डकैतियों के बारे में बदनाम है और उसके द्वारा की गई दोनों डकैतियों की फुटेज मेरे पास है। कोई पागल भी समझ सकता है कि देवराज चौहान झूठ कह रहा है। सच बात तो यही है कि वो न्यूक्लियर खोजी डिवाइस की डकैती करने जा रहे थे और पहले ही बता देना चाहते थे कि इस काम में उनका हाथ नहीं है। कामेश्वर बोला, क्योंकि उसे एहसास था कि उसकी इस डकैती को संगीन माना जाएगा। मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। तुम्हारी जगह मैं भी होता तो शायद यही सोचता कि देवराज चौहान कोई डबल गेम खेल रहा है, परंतु यह बात भी अपनी जगह कायम है कि देवराज चौहान को चाल खेलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 10 डकैतियों की भी वही सजा है जो 100 डकैतियों की। और नहीं, कामेश्वर ने दृढ़ता से इनकार किया। इस संगीन डकैती से देवराज चौहान के रिकॉर्ड में बहुत फर्क आ गया है। यह बात आम जाहिर है कि देवराज चौहान कभी अपनी डकैतियों में किसी की जान नहीं लेता, परंतु न्यूक्लियर खोजी डिवाइस की डकैती में उसने 16 लोगों की, गनमैनों की हत्याएं की है। कानून की नजर में इसकी सजा सिर्फ मौत है। एसीपी खेमकर ने अपना गंभीरता भरा चेहरा हिलाया, बोला, मैं अभी भी इस बात को गंभीरता से ले रहा हूं कि जगमोहन ने तुमसे मिलकर यह कहा कि बैंक डकैती और ज्वेलर्स के यहाँ पर उसने नहीं डकैती की, उनके चेहरों की आड़ में किसी और ने की। और तब तक इस बात को गंभीरता से लेता रहूंगा जब तक कि मैं ये ना जान लूं कि उसने किस मकसद के तहत ऐसा कहा। बताया तो कि यह तुम्हारी अपनी सोच है कामेश्वर, तुम्हारी अपनी सोच, जबकि मैं हकीकत की बात कर रहा हूं। कामेश्वर ने खेमकर की आंखों में झांक कर कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? मैं तुम्हें बैंक डकैती और ज्वेलर शॉप पर हुई डकैतों की फुटेज दिखा सकता, उसकी जरूरत नहीं है। कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाहते कि जगमोहन ने जो कहा वो सच है? मेरा ये मतलब भी नहीं है, परंतु मैं सोच रहा हूं कि क्या यह संभव नहीं कि कोई देवराज चौहान और जगमोहन के चेहरों का इस्तेमाल करे। 100 में से 1% इस बात का चांस भी रखना चाहिए कि उसका कहा सच हो। बकवास, कामेश्वर ने बुरा सा मुंह बनाया। मैं तुमसे सहमत हूं, खेमकर मुस्कुरा पड़ा, परंतु मैं जगमोहन की बात को तुम्हारी तरह हवा में नहीं उड़ा दूंगा। जब तक जगमोहन की हरकत का जवाब नहीं मिल जाता तब तक मैं इस बात पर जरूर सोचता रहूंगा। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आती कि डकैती मास्टर देवराज चौहान अब तक आजाद क्यों है? इस बात का जवाब तो वानखेड़े के पास ही है और वो ही इस बात का जवाब दे सकता है, परंतु इस वक्त वो किसी सरकारी काम से नेपाल गया है। चलो, हमें वहां पहुंचना चाहिए जहां घायल फायरमैन का इलाज हो रहा है। खेमकर गंभीर स्वर में क्या उठा, हमारे पास काम बहुत है, वक्त कम है। न्यूक्लियर खोजी डिवाइस को जल्दी से वापस पाना है, इसके लिए देवराज चौहान को ढूंढ निकालना होगा। कामेश्वर ने कहा, देवराज चौहान को हम उसकी बिल में से निकाल कर रहेंगे। घायल फायरमैन और कोई नहीं, जॉन अंताओ परेरा था। 3 गोलियां उसे लगी थी, जो कि निकाल दी गई थी। उसे अभी होश नहीं आया था, परंतु वो खतरे से बाहर था। उसके होश आने के इंतजार में सीबीआई और क्राइम ब्रांच वाले वहां मौजूद थे। बाकी 2 फायरमैन, जो कि वाडेकर और लखानी थे, जिंदा नहीं रहे थे। इसके अलावा जिस घायल गनमैन को भी यहां लाया गया था वो भी जीवित नहीं बचा था। सबको परेरा के होश में आने का इंतजार था कि उससे जानकारी ली जा सके। एसीपी खेमकर और कामेश्वर ने डॉक्टर से मुलाकात की। डॉक्टर ने कहा उसकी तरफ से इलाज की हर संभव कोशिश की जा रही है। बहरहाल घायल ठीक हाल में है, परंतु बेहोश है। अगले 2-3 घंटों में उसे होश आ जाना चाहिए, फिर पूछताछ के लिए वो बेहतर हाल में मिलेगा। लेकिन सब्र किसे था? यह संगीन डकैती मामला था और परेरा के होश आने की खबर पाकर सीबीआई, क्राइम ब्रांच वाले और खेमकर और कामेश्वर लगभग सब एक साथ ही उस कमरे में परेरा के पास जा पहुंचे। पहले इन लोगों को पूछताछ कर लेने दो खेमकर, कामेश्वर ने दबे स्वर में कहा। इसके बाद हम बात करेंगे इस आदमी से, दूसरों की पूछताछ का हमें फायदा मिलेगा। खेमकर सिर हिलाकर रह गया। 1 घंटा क्राइम ब्रांच और सीबीआई वालों ने पूछताछ की।
खेमकर और कामेश्वर सवाल जवाब सुनते रहे। परेरा पूरी तरह होश में था, परंतु कमजोरी महसूस कर रहा था। वो जानता था कि इनकार करने की स्थिति में नहीं है वो। इन लोगों को सहयोग देना ही बेहतर होगा। और उसने सच सच जवाब दिए। उसके बाद क्राइम ब्रांच और सीबीआई वाले चले गए। अब उनकी मंजिल वो जगह थी जहां सबने मौजूद रहकर इस काम को अंजाम दिया था, यानी कि जहां डकैती के बाद दौलत रखी गई थी। उनके जाने के बाद एसीपी कामेश्वर और खेमखर ने परेरा से पूछताछ की, परंतु तभी डॉक्टर ने आकर कहा, बस बहुत हो गया, अब पेशेंट को आराम करने दीजिए। 10 मिनट डॉक्टर, कामेश्वर बोला। हमें ज्यादा सवाल नहीं करने, सिर्फ 10 मिनट ऑफिसर, मैं अभी वापस आ रहा हूं, कहकर डॉक्टर बाहर निकल गया। परेरा ने सूखे होठों पर जीभ फेरकर दोनों को फीकी निगाहों से देखा। देखो, हम वो सब नहीं पूछेंगे जो अभी तुमसे क्राइम ब्रांच और सीबीआई वाले पूछ के गए हैं, कामेश्वर ने शांत गंभीर स्वर में कहा। मैं नहीं जानता कि वो लोग कौन थे जो पूछताछ कर रहे थे, परेरा फीके स्वर में क्या उठा। हम तुमसे सहानुभूति रखते हैं और तुमसे देवराज चौहान और जगमोहन के बारे में सब कुछ जान लेना चाहते हैं, खेमकर ने कहा। तुमने उन दोनों के साथ 3 काम किए, बैंक डकैती, ज्वेलर्स की शॉप और तीसरा काम ग्रीन हाउस की 11वीं मंजिल पर डकैती। परेरा का चेहरा फक पड़ा था। तुम ये तो स्वीकार कर ही चुके हो कि न्यूक्लियर खोजी डिवाइस की हकीकत जानते हो, देवराज चौहान ने बताया था, परेरा ने कहा। सरकार न्यूक्लियर खोजी डिवाइस की डकैती को संगीन डकैती मानकर चल रही है, क्योंकि इससे पूरी दुनिया में तबाही मच सकती है। तुम इसी संगीन डकैती के हिस्सेदार हो और बुरी तरह फंस चुके हो। वहां पर 16 लोगों की हत्या की गई। परेरा के होठ विच गए। वो पीठ के बल बेड पर लेटा था, पूरा जिस्म पट्टियों से ढका हुआ था। एक गोली कंधे में, दूसरी कमर में और तीसरी कमर से थोड़ा नीचे टांग के ऊपरी हिस्से में लगी थी। परंतु कामेश्वर बोला, हम तुमसे देवराज चौहान के बारे में पूछताछ करना चाहते हैं, क्योंकि बाकी जो भी पूछना था वो क्राइम ब्रांच और सीबीआई पूछ चुकी है और तुम्हारे जवाब हमने सुन लिए हैं। ये अच्छी बात है कि तुम कानून को सहयोग दे रहे हो। परेरा ने कामेश्वर को देखा। वो देवराज चौहान और जगमोहन सच में देवराज चौहान और जगमोहन ही थे? क्या मतलब? परेरा के होठ हिले। क्या तुम्हें किसी मौके पर शक हुआ कि वो देवराज चौहान या जगमोहन नहीं है? इस बात पर कैसे शक हो सकता है? मैं तो पहली बार मिला था उनसे, पहली बार उनके साथ काम किया। परंतु तुम्हारे इस सवाल का मतलब क्या है? क्या जानना चाहते हो तुम मुझसे? यही कि क्या वो असली देवराज चौहान और जगमोहन ही थे? असली ही थे, नकली क्यों होंगे? परेरा ने कड़वे स्वर में कहा। तभी कामेश्वर का मोबाइल बजा। हेलो, कामेश्वर ने बात की। सर, दूसरी तरफ विजय दामोलकर था। वहां पर जो 2 फायरमैनों की लाशें मिली है, उनकी पहचान हो गई है। वे देवराज चौहान के साथी वाडेकर और कन्हैया लखानी की लाशें हैं। देवराज चौहान और जगमोहन न्यूक्लियर खोजी डिवाइस के साथ वहां से सुरक्षित निकल गए हैं। मैंने खुद उन दोनों की लाशों को देखा और पहचाना है सर। ठीक है, मैं तुम्हें कुछ देर में फोन करता हूँ, कामेश्वर ने कहकर फोन जेब में रखा और परेरा से गंभीर स्वर में बोला। वहां पर वाडेकर और कन्हैया लखानी की लाशें मिली है, तुम घायल पड़े मिले। देवराज चौहान कुत्ता है, परेरा ने गुस्से में भरकर कहा। क्यों? उसने हमें धोखा दिया। उसके मन में शुरू से ही बेईमानी थी। वो ही सब कुछ हुआ जैसा वो चाहता था। खुलकर कहो, क्या कहना चाहते हो? खेमकर बोला। देवराज चौहान ने हमारा इस्तेमाल किया इस काम में। काम के बाद हमें छोड़कर जगमोहन के साथ वहां से कूच कर गया। गोलियां लगी तो मैं घायल होकर नीचे गिर गया था। तब मैंने देवराज चौहान से कहा था कि वो मुझे यहां से निकाल ले जाए, परंतु वो मुझे अपने ही हाल पर छोड़कर चला गया, क्योंकि न्यूक्लियर खोजी डिवाइस वो हासिल कर चुका था और तब मैं उसे बेकार का बोझ लग रहा था। हराम ज्यादा है वो। परेरा की आवाज में जहां भर का गुस्सा चमक उठा था। वो इस काम में सिर्फ हमारा इस्तेमाल करना चाहता था, जो कि उसने बखूबी किया। वो देवराज चौहान ही था। हाँ, वो देवराज चौहान ही था, परेरा कड़वे स्वर में बोला। हमें टिप मिली है कि वो नकली देवराज चौहान था। किसी ने उसका चेहरा ओढ़ रखा था। खेमकर ने कहा। बकवास, परेरा गुर्रा उठा। वो देवराज चौहान ही था। 11वीं मंजिल पर सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे थे? लगे थे। तो कैमरों ने जरूर उसका चेहरा कैद किया होगा। खेमकर ने कामेश्वर को देखा। वो देवराज चौहान ही था खेमकर, कामेश्वर कह उठा। मैंने इस बात से इनकार नहीं किया, मैं तो सिर्फ पूछताछ कर रहा था, खेमकर ने कहा। परेरा। कामेश्वर बोला, तुम चाहो तो तुम्हारी सजा बहुत मामूली हो सकती है, तुम सरकारी गवाह बनाए जा सकते हो। परेरा ने कामेश्वर को देखा। कानून से रियायत चाहते हो तो हमें बताओ कि हम कैसे फौरन देवराज चौहान तक पहुंच सकते हैं। मैंने वो ठिकाना बता दिया है जहां पर हम लोग रह रहे थे, परेरा ने कहा। हाँ,
सीबीआई और क्राइम ब्रांच वाले वहां पहुंच ही गए होंगे, परंतु हम जानते हैं कि वहां देवराज चौहान जगमोहन मिलेंगे नहीं। उस जगह को वो दोनों छोड़ चुके होंगे। हो सकता है कि न्यूक्लियर डिवाइस पा लेने के बाद वो वहां गए ही ना हो। जरूर गए होंगे, परेरा ने कहा। क्यों? वहां पर 25 करोड़ जितनी बड़ी रकम रखी थी, उसे लेने तो वह जरूर वहां गए होंगे। यह रकम वही थी जो पहले की गई 2 डकैतियों से इकट्ठी की थी। हाँ, तुम लोग अपना हिस्सा लेकर देवराज चौहान से अलग क्यों नहीं हुए? अलग होते कैसे? देवराज चौहान ने तो न्यूक्लियर खोजी डिवाइस का लालच हमारे सामने रख दिया था। उसने कहा कि 1000 करोड़ से ज्यादा का सौदा वो अमेरिका, पाकिस्तान और पाकिस्तान के आतंकवादी गुटों से करेगा। उसकी बातचीत चल रही थी। वो हम सबको बराबर का हिस्सा देने को कह रहा था और काम आसानी से हो जाने को कह रहा था। हम उसकी बातों के झांसे में आ गए, जबकि उसकी मूल योजना यह थी कि न्यूक्लियर खोजी डिवाइस के हाथ में आते ही उसने किसी तरह हम लोगों को डॉज देना था। कुल मिलाकर देवराज चौहान शुरू से ही बेईमानी साथ में लेकर चल रहा था और हमें उस पर रत्ती भर का भी शक न हुआ। अमेरिका, पाकिस्तान या पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों में से किसी व्यक्ति का नाम लिया था उसने? नहीं। तुम सोचो, कुछ तो तुम्हें पता होगा कि देवराज चौहान और जगमोहन कहां जा सकते हैं। कभी उन्होंने अनजाने में ही तुम लोगों के सामने किसी जगह का, किसी शहर का जिक्र किया हो? वो कमीना देवराज चौहान इतना बेवकूफ नहीं था कि ऐसी गलती करता, परेरा ने दांत भींचकर कहा। मतलब यह कि इस बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता? नहीं। सोच लो, तुम्हारी सजा कम हो सकती है अगर तुम देवराज चौहान और जगमोहन को। मैं जानता होता तो तुम लोग को जरूर बता देता, परंतु मैं जानता ही नहीं। परेरा के चेहरे पर क्रोध नाच रहा था। मैं खुद चाहता हूं कि देवराज चौहान पकड़ा जाए। और तभी डॉक्टर ने भीतर प्रवेश करते हुए कहा, बस इससे ज्यादा वक्त मैं तुम लोगों को नहीं दे सकता। अभी ये मेरा पेशेंट है और इसे आराम की जरूरत है। एसीपी कामेश्वर और खेमकर कमरे से बाहर निकल गए। बाहर 4 पुलिस वाले पहरे पर मौजूद थे। एक क्राइम ब्रांच का आदमी मौजूद था। 2 सीबीआई के लोग वहां थे। वे दोनों वहां से आगे बढ़ते चले गए। वो देवराज चौहान और जगमोहन ही है, कामेश्वर बोला। सीसीटीवी की फुटेज हमारे सामने है। जगमोहन बार बार मेरे को ये कहकर कि उनके चेहरों में कोई और लोग जुर्म कर रहे हैं, मुझे जांच दिशा से भटकाना चाहता था। ये सब ड्रामा उन्होंने इसलिए किया कि वो न्यूक्लियर खोजी डिवाइस को पाने जा रहे थे और खुद को पाक साफ रख सके इस मामले से। मैंने पहले भी कहा है और अब फिर कह रहा हूं कि वो ये भी जानते हैं कि इस तरह खुद को पाक साफ नहीं रखा जा सकता। तो तुम ये सोचते हो कि सीसीटीवी से आई फुटेज देवराज चौहान और जगमोहन की नहीं है? मैंने ऐसा कब कहा? खेमकर ने कहा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि ये सब करने के पीछे देवराज चौहान और जगमोहन का असली मकसद क्या है, ये जानना हमारे लिए बेहद आवश्यक है। दूसरी बार जगमोहन ने तुमसे बात की या देवराज चौहान ने? जगमोहन ने ही। मतलब कि पहली बार की तरह वो फिर सामने आया तुम्हारे? दोनों चलते हुए बातें कर रहे थे। वे बाहर खड़ी पुलिस कार में आ बैठे थे और ड्राइवर को उस जगह के बारे में समझाया कि जहां न्यूक्लियर खोजी डिवाइस की डकैती से पहले उनका ठिकाना था, वहां चलने को कहा। पुलिस कार चल पड़ी। दूसरी बार फोन पर बात की और ड्रामा यह किया कि उसने मेरी बेटी नेहा का अपहरण कर लिया है। क्या मतलब? खेमकर ने बगल में बैठे कामेश्वर पर नजर मारी। कामेश्वर ने सारी बात बताई। एसीपी खेमकर कामेश्वर की बात को गंभीरता से सुनता रहा। सुनने के बाद खेमकर ने सोच भरे स्वर में कहा, हैरानी है कि देवराज चौहान और जगमोहन ही सब कर रहे थे और जगमोहन ने तुम्हें आकर कहा कि ये काम वो नहीं कर रहा। इस बात को समझना जरूरी है कि जगमोहन ऐसा क्यों कह रहा था। वो पुलिस को पागल बनाना चाहते थे, कामेश्वर ने तीखे स्वर में कहा। खेमकर ने कुछ नहीं कहा। रात के 9 बजे खेमकर और कामेश्वर उस जगह पर पहुंचे जहां देवराज चौहान, जगमोहन, लखानी, वाडेकर और परेरा का ठिकाना था। वहां पर सीबीआई और क्राइम ब्रांच के अलावा पुलिस भी मौजूद थी। जमघट लगा हुआ था। पुलिस ने उस मकान के आसपास का सारा इलाका सख्ती से घेर रखा था। लोगों की भीड़ भी थी वहां और न्यूज चैनल और अखबार वाले भी अपना काम कर रहे थे। गहमा गहमी का माहौल था। लोग ये जानकर हैरान हो रहे थे कि यहाँ डकैती मास्टर देवराज चौहान जैसे खतरनाक लोग टिके हुए थे और उन्होंने किसी संगीन डकैती को अंजाम दिया है। खेमकर और कामेश्वर को पता चला कि यहाँ कोई नहीं मिला, ना ही डकैती का पैसा मिला। पूछताछ में आसपास के लोगों से ये जानकारी मिल गई थी कि 2 लोग करीब 10 बजे कार पर आए थे और गठरी जैसा सामान कार पर लादकर चले गए थे। इसके अलावा पूछताछ में और कोई भी जानकारी नहीं मिल सकी जो कि फायदेमंद होती। परंतु देवराज चौहान और जगमोहन की तस्वीरें दिखाने पर यह बात स्पष्ट हो गई कि सुबह 10 बजे
यही दो व्यक्ति यहाँ पर आकर कुछ सामान लेकर गए थे। देवराज चौहान और जगमोहन की तलाश हर तरफ जारी थी। सीबीआई, क्राइम ब्रांच और पुलिस देवराज चौहान तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ लेना चाहती थी। मुंबई के चप्पे चप्पे पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया था। हर जगह जबरदस्त चेकिंग चल रही थी। परेरा के बयान से सब सरकारी एजेंसियां जान चुकी थी कि देवराज चौहान न्यूक्लियर खोजी डिवाइस का सौदा किसी अन्य देश से करने वाला है और इस बारे में उसकी बातचीत जारी है। सरकारी मशीनरी में गजब का हड़कंप मचा हुआ था। हर किसी की नींद हराम हो चुकी थी। जो छुट्टी पे गए थे उन्हें वापस बुला लिया गया था और अब वे बदस्तूर काम कर रहे थे। उस वक्त रात के 11 बज रहे थे जब एसीपी खेमकर और कामेश्वर वहां से निकलकर गली के बाहर एक तरफ खड़ी कार की तरफ बढ़ चुके थे। क्राइम ब्रांच और सीबीआई के मुख्य ऑफिसर जा चुके थे, परंतु दूसरे कर्मचारी अभी भी अपने काम में व्यस्त थे। फिंगरप्रिंट्स वहां से उठाए जा चुके थे और भी सब जरूरी खानापुरी पूरी हो चुकी थी। कार के पास पहुंचकर दोनों ठिठके। वहां कई पुलिस कारें और सरकारी गाड़ियां खड़ी नजर आ रही थी और पुलिस भी हर तरफ फैली दिख रही थी। कामेश्वर बोला, अभी तक किसी को कोई रास्ता नहीं मिला देवराज चौहान तक पहुंचने का। वो मुंबई से बाहर निकल गया हो सकता है और न्यूक्लियर खोजी डिवाइस का सौदा भी कर लिया हो सकता है। यह इतना आसान काम नहीं है, खेमकर ने गंभीर स्वर में कहा। ऐसे सौदे मिनटों में नहीं होते। देवराज चौहान ने सब कुछ पहले से ही सेट कर रखा। परेरा का कहना है कि देवराज चौहान अमेरिका, पाकिस्तान और पाकिस्तान के आतंकवादी गुटों से न्यूक्लियर खोजी डिवाइस को बेचने की बातचीत कर रहा था। जब इतने लोगों से बात चल रही हो तो सौदा आसानी से अंत पर नहीं पहुंचता। अभी देवराज चौहान तीनों पार्टियों से बातचीत करेगा। जो ज्यादा रकम देगा उसी को वो डिवाइस बेचेगा, परंतु उससे पहले ही हमने हर हाल में देवराज चौहान तक पहुंचना है और उससे न्यूक्लियर खोजी डिवाइस हासिल करनी है। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा मुमकिन हो सके, वो भी जल्द से जल्द। तभी कामेश्वर का फोन बजा। हेलो सर, इंस्पेक्टर विजय दामोलकर की आवाज कानों में पड़ी। एक मुखबिर बता रहा है कि उसने देवराज चौहान को शाम को पुलिस हेडक्वार्टर के पास मंडराते देखा था। तब वो देवराज चौहान को ठीक से पहचान नहीं पाया था, परंतु 2 घंटे बाद उसे याद आया कि वो देवराज चौहान ही था। मतलब कि मुखबिर ने देवराज चौहान पर नजर नहीं रखी। एसीपी कामेश्वर बोला, नहीं सर, तब वो समझ नहीं पाया था कि। फिर यह बात बताने का कोई फायदा नहीं, लेकिन मुझे हैरानी है कि देवराज चौहान पुलिस हेडक्वार्टर के पास क्या कर रहा था। कामेश्वर सोच भरे स्वर में बोला, फिर भी तुम कुछ पुलिस वालों को सादे कपड़ों में पुलिस हेडक्वार्टर के आसपास लगा दो। हो सकता है कि देवराज चौहान वहां फिर आ जाए। यस सर। एसीपी कामेश्वर ने फोन करके जेब में रखा तो खेमकर ने पूछा, कोई नई बात? कामेश्वर ने देवराज चौहान के बारे में बताया। कोई जरूरी नहीं कि वो देवराज चौहान ही हो। देवराज चौहान इन हालातों में पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर क्यों दिखेगा? मुखबिर को कोई गलतफहमी भी हुई हो सकती है। एसीपी खेमकर के होठों से निकला। हमारे 80% काम मुखबिर ही करते हैं। कामेश्वर बोला, हमें मुखबिर की बातों पर भरोसा करना पड़ता है। ऐसे मौकों पर मुखबिर ही हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाते हैं। परंतु ये बात सही है कि देवराज चौहान का पुलिस हेडक्वार्टर के आसपास क्या काम? मेरे ख्याल में हमें परेरा से पुनः बात करनी होगी। खेमकर ने कहा, अगर वो हमसे कुछ छिपा रहा है तो वो बात हमें उसके मुंह से निकलवानी होगी। मैंने भी मुखबिर छोड़ रखे हैं, कभी भी हमें देवराज चौहान के बारे में लीड मिल सकती है। दोनों पुलिस कार की पीछे वाली सीट पर जा बैठे। ड्राइवर तो उन्हें आया पाकर पहले ही स्टीयरिंग सीट पर बैठ चुका था। वहीं चलो, खेमकर बोला, जहां से आए हैं। उसी पल कार आगे बढ़ी और उस जगह के घेरे से बाहर आ गई। सड़क पर दौड़ने लगी कार। 2 पल बीते होंगे कि खेमकर ने कहा, यह तुम किस दिशा में ले जा रहे हो कार को? मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूं। स्टीयरिंग सीट पर बैठे जगमोहन की आवाज उनके कानों में पड़ी। मैं जगमोहन हूं। 2 पल तो खेमकर और कामेश्वर हक्के बक्के रह गए। इतनी दीदा दिलेरी? तुम। कामेश्वर ने जल्दी से रिवॉल्वर निकाली और कार चलाते जगमोहन के सिर पर सटा दी। अब तुम नहीं बचने के, कार को रोको। और एसीपी कामेश्वर, जगमोहन के स्वर में गंभीरता थी, यह जरूरी तो नहीं कि एक बार तुम्हारी बेटी का अपहरण ना किया हो तो दूसरी बार भी ऐसा ही होगा। क्या कहना चाहते हो तुम? अब कामेश्वर की सांस गले में अटकी।
खेमकर गंभीरता से हालातों का जायजा ले रहा था। तुम्हारी बेटी नेहा इस बार सचमुच मेरे कब्जे में है। अगर तुमने कोई पुलिसिया हरकत दिखाने की कोशिश की, कानून कानून की रट ना छोड़ी, तो नेहा को नुकसान हो सकता है। मेरे आदमी हम पर नजर रखे हुए हैं। कामेश्वर के दांत भिज गए। वो समझ नहीं पाया कि क्या कहे क्या करे। तुमने मेरी बेटी को कहाँ रखा है? कामेश्वर गुर्रा उठा। जब तक तुम्हारे सामने मैं सुरक्षित हूं तब तक नेहा भी सुरक्षित है। जगमोहन बोला। क्या चाहते हो? मेरे सिर से रिवॉल्वर हटाओ। कामेश्वर ने रिवॉल्वर हटा ली। पीछे होकर बैठो। कामेश्वर पीछे होकर बैठ गया। वो खुद को बेहद मायूस महसूस कर रहा था। तुम देवराज चौहान के साथी हो? खेमकर ने पूछा। ये कौन है? जगमोहन ने कामेश्वर से पूछा। एसीपी खेमकर, कामेश्वर ने कहा। इस वक्त तुम दोनों साथ क्यों? हम दोनों मिलकर तुम्हें, देवराज चौहान को और न्यूक्लियर खोजी डिवाइस को तलाश कर रहे हैं। जगमोहन कुछ नहीं बोला। तुम चाहते क्या हो? कामेश्वर ने पूछा। तुमसे बात करना। तुम 2 बार मुझसे बात कर चुके, परंतु दोनों ही बार हमारी तसल्ली से भरी मुलाकात नहीं हो पाई। अब हमारी बात आराम से होगी और तुम वो ही कहोगे कि चुप रहो। इस बारे में तभी बात करना जब मैं बात शुरू करूं, जगमोहन ने कहा। कामेश्वर दांत भींच कर रह गया। बोला, मेरी बेटी सुरक्षित रहेगी तुम लोगों की कैद में तब तक जब तक मैं तुम लोगों के पास सुरक्षित हूं। इस वक्त हम कहां जा रहे हैं 5 मिनट में पता चल जाएगा। तुम जगमोहन हो, देवराज चौहान के साथी? खेमकर ने पूछा। हाँ। तुम 2 बार पहले भी कामेश्वर से बात कर चुके हो, परंतु देवराज चौहान तुम्हारे साथ नहीं दिखा। इस बार वो भी साथ है। कहाँ? खेमकर के होठों से निकला। पीछे, हमारे पीछे कार में आ रहा है। खेमकर की निगाह फौरन पीछे गई। शीशे में से पीछे आता ट्रैफिक दिखा। कामेश्वर ने पुष्ट से सिर टिकाकर आंखें बंद कर ली। अजीब हो तुम लोग। खेमकर सीधा होकर बैठता क्या उठा। पहले डकैती करते हो, फिर पुलिस वालों को रोक कर कहते हो कि डकैती तुम लोगों ने नहीं की। वैसे न्यूक्लियर खोजी डिवाइस का तुम लोगों ने सौदा कर लिया है या वो तुम्हारे पास ही है? जगमोहन ने कोई जवाब ना दिया। तुम सच कह रहे हो कि डकैती मास्टर देवराज चौहान पीछे कार में आ रहा है? खेमकर ने पुनः कहा। जगमोहन ने कुछ नहीं कहा। कम से कम ये तो बता दो कि न्यूक्लियर खोजी डिवाइस तुम्हारे पास है या बेच दिया उसे? खेमकर का चुप होने का मूड नहीं लग रहा था। कुछ देर के लिए अपनी जुबान बंद रखो। जगमोहन का स्वर शांत था। कामेश्वर ने आंखें खोली और खेमकर से कहा, वैसे ये हिम्मत वाले लोग हैं जो इस तरह खुलेआम घूम रहे हैं। पुलिस चप्पे चप्पे पर इनकी तलाश कर रही है। जरा भी डर नहीं लगता इन्हें। मेरे मुखबिर की खबर सही थी कि शाम को देवराज चौहान पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर दिखा था। ये लोग मुझसे बात करने के लिए मौका तलाश रहे होंगे, लेकिन इनकी बातों में कोई दम नहीं है। कुछ देर बाद ही जगमोहन ने सड़क के किनारे कार रोक दी। सड़क से वाहन बराबर निकल रहे थे। रात के इस वक्त भी मुंबई की भागदौड़ जारी थी। तभी कार के पीछे एक और कार आ रुकी। जगमोहन ने कार का इंजन बंद किया और दरवाजा खोलता बोला, बाहर निकलो, हम बात करेंगे। कामेश्वर और खेमकर की निगाहें मिली। मैं जानता हूं ये जो कहने वाले हैं, कामेश्वर ने कहा। खोखली बातें होंगी इनकी। खेमकर ने कुछ नहीं कहा और कार का दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। कामेश्वर जगमोहन भी बाहर निकले। पीछे वाली कार की बॉडी से टेक लगाए देवराज चौहान खड़ा था। यह है डकैती मास्टर देवराज चौहान। कामेश्वर ने देवराज चौहान को देखते जगमोहन से पूछा। उसके पास चलो, पहचान लेना। हर तरफ उसकी और मेरी तस्वीरें दिखाई जा रही है। जगमोहन ने तीखे स्वर में कहा। ऐसे में उसे पहचानने में तुम्हें कोई परेशानी नहीं आएगी। वे तीनों उसके पास पहुंचे। देवराज चौहान ने दोनों को देखा और शांत स्वर में बोला, तुम एसीपी कामेश्वर हो, लेकिन तुम कौन हो? देवराज चौहान ने खेमकर से पूछा। एसीपी खेमकर, तुम लोगों द्वारा की गई संगीन डकैती का केस मेरे ही हाथ में है। खेमकर बोला। मैंने तो सुना है दूसरी सरकारी एजेंसियां जैसे कि सीबीआई, क्राइम ब्रांच भी यह मामला देख रही है। सही सुना है। खेमकर ने उसे गंभीर निगाहों से देखते हुए कहा। इस वक्त मुंबई की सरकारी मशीनरी को तुम्हारी तलाश है, इसकी तलाश है। उसने जगमोहन की तरफ इशारा किया। पूरे हिंदुस्तान भर की पुलिस को तुम्हारे और जगमोहन के बारे में रेड अलर्ट भेज दिया गया है। इस वक्त ऐसा कोई शहर नहीं होगा जहां की पुलिस तुम्हें ना ढूंढ रही हो। देवराज चौहान ने जगमोहन को देखा। जगमोहन जो उसे ही देख रहा था उसी पल कड़वे स्वर में कह उठा, सुन लिया, हमारे उन कारनामों की वाहवाही हो रही है जिनसे हमारा दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई और कश लिया।
देवराज चौहान। कामेश्वर बोला, ये मेरे लिए शर्म की बात है कि मैं इस वक्त तुम्हें गिरफ्तार नहीं कर पा रहा हूं। खेमकर भी इस वक्त यही सोच रहे होंगे कि मेरी बेटी तुम लोगों के कब्जे में ना होती तो तुम लोगों को अब तक गिरफ्तार कर लिया गया होता। तुम्हें कम से कम इस बात का भरोसा दिलाना होगा कि इस बातचीत के बाद नेहा को सुरक्षित हाल में छोड़ दिया जाएगा। यह बात मुझसे करो। जगमोहन बोला, तुम कोई चालाकी नहीं करोगे और हमारी बात समझने की कोशिश करोगे तो नेहा को ठीक ठाक हाल में घर के बाहर छोड़ दिया जाएगा। हमने अपनी बात कहने के लिए ही यह दबाव तुम पर बनाया है। कामेश्वर के होठ पीछे रहे। ये अपनी बात पर खरे उतरेंगे कामेश्वर। खेमकर बोला, तुम्हें इनका भरोसा करना चाहिए। फिर खेमकर ने देवराज चौहान से कहा, अब तुम न्यूक्लियर खोजी डिवाइस की बात करो। वो तुमने आगे किसी को बेच दी है या तुम्हारे पास ही है? एक बात गंभीरता से सुन लो कि न्यूक्लियर खोजी डिवाइस कोई हंसी मजाक नहीं है। वो अपने आप में खतरनाक हथियार है। सब जानते हो तुम। भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दे और तुम न्यूक्लियर खोजी डिवाइस मशीन के साथ हमें वापस कर दो तो बहुत बड़ी मुसीबत से बच जाओगे, वरना ये तो तय है कि अब तुम लोग बचने वाले नहीं। शांत दिमाग से सोचो और फैसला लो। देवराज चौहान ने कष्ट लिया और कामेश्वर खेमकर से क्या उठा। जगमोहन ने पहले भी तुम्हें समझाने की चेष्टा की कि यह काम हम नहीं कर रहे, बल्कि हमारे चेहरों की आड़ में कोई और लोग ये काम कर रहे हैं। बैंक डकैती, ज्वेलर शॉप में डकैती और न्यूक्लियर खोजी डिवाइस की डकैती, ये तीनों डकैतियां मैंने या जगमोहन ने नहीं की है। मैं जानता हूं कि पुलिस वालों के लिए इस बात को स्वीकार करना आसान नहीं है, क्योंकि डकैतियों के दौरान सीसीटीवी कैमरों ने मेरे और जगमोहन के चेहरे कैद कर लिए हैं, परंतु वो हम नहीं थे। बकवास। कामेश्वर सख्त स्वर में क्या उठा। मैं पहले से ही जानता था कि ये लोग यही कहने वाले हैं, क्योंकि 2 बार पहले भी इसी तरह की बात जगमोहन ने की है मुझसे। और जगमोहन? देवराज चौहान, तुमने कानून को मूर्ख समझ रखा है क्या? जो पहले मैं जगमोहन के साथ ही आता, लेकिन मैं उन लोगों को ढूंढने में व्यस्त था जिन्होंने हमारे चेहरों की आड़ में इस काम को अंजाम दिया, परंतु अभी तक मैं उन लोगों को ढूंढने में असफल रहा हूं। देवराज चौहान ने कहा, मैंने कहा कि तुम क्या पुलिस को मूर्ख समझते हो? जो मैंने कभी भी पुलिस को कम नहीं आंका और मूर्ख समझने जैसा गुनाह मैं कर नहीं सकता, परंतु ये सब बातें कहकर तुम हमें मूर्ख बनाने की चेष्टा ही तो कर रहे। मैं सच कह रहा हूं कि यह काम हमने नहीं किया। देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा, तुम ही सोचो कि ये सब डकैतियां हमने की होती तो क्या इस वक्त हम तुम्हारे पास बैठकर यह कह रहे होते कि खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए क्या तुम दोनों के मान लेने से मैं बेगुनाह साबित हो जाऊंगा? कामेश्वर और खेमकर उसे अपलक देखते रह गए। तुम लोगों को मेरी बात के सच का यकीन आ जाता है तो भी मैं कानून की नज़रों में बेगुनाह साबित नहीं होऊंगा। यह बात तुमने ठीक कही। खेमकर बोला, फिर तुम क्या चाहते हो? मैं चाहता हूं कि वक्ती तौर पर तुम लोग मेरी बात का भरोसा करो और इस मामले में यह सोचकर चलो कि कुछ लोगों ने देवराज चौहान और जगमोहन का रूप बनाकर डकैतियां डाली। अपनी तफ्तीश इस एंगल से करो। जो काम तुम लोग कर सकते हो उस तरह मैं काम नहीं कर सकता। पहले खुद को इस बात का यकीन दिलाओ कि न्यूक्लियर खोजी डिवाइस की डकैती करने वाला देवराज चौहान नहीं, बल्कि मेरे चेहरे में वो कोई और था। यह यकीन कैसे आएगा हमें? खेमकर ने पूछा। जहां उन लोगों का ठिकाना था जहां से तुम लोग अभी अभी आए हो, वहां से उंगलियों के निशान तो तुम लोगों ने उठा लिए होंगे। उन निशानों से मेरी उंगलियों के निशान की शिनाख्त करवाओ कि क्या मिलते हैं वे निशान। तुम्हारा मतलब कि किसी ने तुम्हारे और जगमोहन के चेहरे के फेस मास्क बनाकर यह काम किया? हाँ, तो वो उंगलियों पर तुम जैसी उंगलियों के निशानों का मास्क भी तो चढ़ा सकते हैं। मेरे ख्याल से ऐसा नहीं हुआ होगा, क्योंकि मेरी उंगलियों के निशान किसी को मिलना आसान नहीं है। पुलिस रिकॉर्ड से हासिल करने भी कठिन है उंगलियों के निशान की उन निशानों जैसा मास्क तैयार किया जा सके। देवराज चौहान ने कहा, बल्कि शक के बिना पर मैं बता सकता हूं कि वहां से उंगलियों के मिलने वाले निशान किन लोगों के हो सकते हैं। किनके हो सकते हैं? वीरेंद्र त्यागी और जगजीत नाम के अपराधियों के। जगजीत फेस मास्क बनाने में एक्सपर्ट है और वीरेंद्र त्यागी का आपराधिक रिकॉर्ड पुलिस के पास है। वहां मिले उंगलियों के निशानों से वीरेंद्र त्यागी की उंगलियों के निशानों की शिनाख्त करवा सकते हो। तुम्हें कैसे पता कि वहां पर से हमें वीरेंद्र त्यागी और जगजीत की उंगलियों के निशान मिलेंगे? खेमकर ने पूछा। पल भर की खामोशी के बाद देवराज चौहान ने कहा, क्योंकि मेरा चेहरा ओढ़कर वीरेंद्र त्यागी मेरे नाम पर पहले भी अपराध कर चुका है। वो ऐसा करता क्यों है? खेमकर के माथे पर बल दिखे। मेरी उसकी दुश्मनी है। उसने मेरे साथ ऐसा कुछ कर रखा है कि वो जानता है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं।
ऐसे में वो मुझे बड़ी मुसीबत में फंसा देना चाहता है, मरवा देना चाहता है मुझे पुलिस के हाथों। इस बार उसने मेरे नाम पर बेहद खतरनाक काम कर दिखाया है। इसमें कोई शक नहीं कि मैं और जगमोहन इस वक्त खुद को बड़ी मुसीबत में फंसा महसूस कर रहे हैं। न्यूक्लियर खोजी डिवाइस का महत्व मैं जान चुका हूँ और यह बात भी अपनी जगह अटल है कि मैं इस तरह की डकैतियों को अंजाम नहीं देता। यह बात वानखेड़े से पूछ सकते हो। कौन वानखेड़े? खेमकर बोला। इंस्पेक्टर पवन कुमार वानखेड़े, पुलिस हेडक्वार्टर में तैनात है वो। मेरे केस की फाइल उसी के पास है। मुझे हैरानी है कि यह मामला वो नहीं देख रहा। बहुत कुछ जानते हो तुम वानखेड़े के बारे में, कामेश्वर ने व्यंग से कहा। क्यों ना जानूंगा, वो मुझे गिरफ्तार करने की जो सोचता है, और आज तक किया नहीं उसने तुम्हें गिरफ्तार। दोस्ती होगी उससे, मोटा पैसा उसे दिया होगा कि वो ईमानदार पुलिस वाला है, उसके बारे में ऐसा कुछ मत कहो, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। चंद पलों के लिए उनके बीच खामोशी आ ठहरी। सड़क पर से रोशनियां फेंकता ट्रैफिक बदस्तूर दौड़ा जा रहा था। देवराज चौहान, खेमकर ने सख्त गंभीर स्वर में कहा, अभी भी वक्त है। अगर तुम्हारे पास न्यूक्लियर खोजी डिवाइस है तो उसे हमारे हवाले कर दो। हम इस तरह से मामले को सरकार के सामने पेश करेंगे कि तुम निर्दोष माने जाओगे। अभी भी अपना बचाव कर सकते हो मेरी बात मानकर। मेरी राय है कि कानून से इतना बड़ा खेल मत खेलो कि उसका बोझ तुम ही सहन न कर पाओ। मैं जानता हूं तुम लोगों को मेरी बात पर कभी यकीन नहीं आएगा, परंतु मैंने जो कहा है वो सब सच का है। मैंने आज तक पुलिस वालों के सामने सफाई नहीं दी। पहली बार मुझे इस तरह पुलिस के सामने आना पड़ा है। मेरी बात पर विश्वास करते हुए सबसे पहले उंगलियों के निशानों से शुरुआत करो, उसके बाद वीरेंद्र त्यागी और जगजीत की तलाश करो। धीरे धीरे तुम लोगों को मेरी बात पर यकीन आने लगेगा। याद रखो, देवराज चौहान कभी भी झूठ नहीं बोलता। मेरी डकैतियां सिर्फ दौलत के लिए होती है। ऐसे नाजुक मसलों पर मैं कभी डकैतियां नहीं करता और सरकार की चीजों पर तो कभी भी हाथ नहीं डालता। खेमकर और कामेश्वर की निगाह देवराज चौहान पर थी, जबकि जगमोहन सतर्क निगाहों से हर तरफ देख रहा था। यही बात कहना चाहते थे तुम? कामेश्वर ने गंभीर स्वर में कहा। मैं चाहता हूं कि तुम लोग मेरी बात को गंभीरता से लो। बेहतर होगा कि इंस्पेक्टर वानखेड़े को इस मामले में लाओ। वो मेरे बारे में बेहतर ढंग से जानता है कि कौन सा काम मैंने किया हो सकता है और कौन सा नहीं। तुम्हारी बातों पर हम जरूर ध्यान देंगे, खेमकर ने सिर हिलाते हुए कहा। वानखेड़े कहाँ है? देवराज चौहान ने पूछा। नेपाल में। तो उसे बुलाओ और बताओ कि मैंने क्या बात की है। वो समझ जाएगा कि मामला क्या है, देवराज चौहान ने कहा। बेशक वो अभी तक मुझे गिरफ्तार नहीं कर सका। अगर एक बार किया भी तो मैं मौका पाकर फरार हो गया था, परंतु वो मेरी नस नस से वाकिफ है। इस बात को तो वो अच्छी तरह समझता है कि क्या काम मैंने किया हो सकता है और क्या नहीं। यकीन मानो, खेमकर बोला, हम तुम्हारी बात को गंभीरता से ले रहे हैं। धन्यवाद, लेकिन मैं इसकी बकवास पर यकीन नहीं करने वाला, कामेश्वर ने गुस्से से कठोर स्वर में कहा। सब कुछ इसी का किया धरा है और अब ये बातें बनाकर अच्छा बनने की कोशिश कर रहा। उससे मुझे क्या फायदा? देवराज चौहान ने कहा। मैं पहले भी कह चुका हूं कि मात्र तुम लोगों के बेगुनाह मान लेने से मैं निर्दोष साबित नहीं होने वाला। मैं तुम लोगों को जांच का सही रास्ता बता रहा हूं। सीबीआई, क्राइम ब्रांच वाले मुझे ढूंढ रहे हैं, उन्हें अपना काम करने दो, परंतु तुम लोग एक बार मेरी कही बात को सच मानकर चलो और देखो कि मेरी बात का भरोसा करो। खेमकर ने कहा। हम यकीनन तुम्हारी बात को गंभीरता से लेंगे, परंतु हमें सोचने का वक्त भी तो चाहिए। जगमोहन, देवराज चौहान ने कहा। इन दोनों का मोबाइल नंबर ले लो। वो क्यों? खेमकर बोला। मैं नहीं चाहता कि हमें बात करने के लिए फिर से यही रास्ता अख्तियार करना पड़े। फोन नंबर होगा तो हम आसानी से बात कर सकेंगे। अगर वीरेंद्र त्यागी की जगजीत की खबर मुझे मिलती है तो मैं तुम लोगों को बता दूंगा। हमें क्यों बताओगे? ताकि कानून सच को जान सके कि यह काम मैंने नहीं किया। देवराज चौहान के होठों से गुर्राहट निकली। अगर उसे मैंने मार दिया तो कानून को कैसे पता चलेगा कि उस मामले में देवराज चौहान बेगुनाह है? खेमकर ने गहरी सांस ली। जगमोहन ने दोनों के मोबाइल नंबर ले लिए। अपना नंबर भी दे दो, खेमकर ने कहा। नहीं, जगमोहन बोला। हमारे मोबाइल से तुम लोग ये पता चला लोगे कि हम मौजूद कहाँ हैं और हमें गिरफ्तार करने की बेवकूफ़ी कर बैठोगे। हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले। मुझे तुम लोगों की बात पर भरोसा नहीं, जगमोहन ने कहा। सब बातें हो गई, कामेश्वर बोला। हमने तुम्हारी बातें गंभीरता से सुन ली। अब मेरी बेटी नेहा को, वो अपने घर पर है, हमने उसका अपहरण नहीं किया है। जगमोहन के उठा। क्या?
कामेश्वर चौंका। परंतु ये मत सोच लेना कि 2 बार नहीं किया तो तीसरी बार भी ऐसा ही होगा। हम कुछ भी कर सकते हैं, परंतु न्यूक्लियर खोजी डिवाइस के मामले में हमारा कोई हाथ नहीं। वो साला वीरेंद्र त्यागी है। खेमकर और कामेश्वर के देखते ही देखते देवराज चौहान और जगमोहन कार में बैठे और वहां से चले गए। अगले दिन सुबह 9 बजे डॉक्टर कमरे में पड़े परेरा के पास पहुंचा। बाहर पुलिस, सीबीआई, क्राइम ब्रांच के लोगों की तगड़ी पहरेदारी थी। यह जगह गुमनाम अस्पताल था, जहां की इमरजेंसी में बेहद खास लोगों का इलाज होता था। ऐसे लोगों का इलाज जिनके बारे में कोई भी खबर बाहर ना जानी हो। इमारत पर हर वक्त 24 घंटे जबरदस्त पहरेदारी रहती थी। कैसे हो? डॉक्टर ने परेरा से पूछा। ठीक हूं, 2 दिन में तुम चलना फिरना शुरू कर दोगे, डॉक्टर ने मुस्कुरा कर कहा। पुलिस वाले तुमसे मिलना चाहें तो उन्हें तुम्हारे पास आने दूं? हाँ, परेरा व्याकुल सा दिखा। एक बात बताओगे डॉक्टर? क्या? बाहर क्या हो रहा है? कहां बाहर? मेरे मामले में पुलिस क्या कर रही है? क्या देवराज चौहान पकड़ा? मैं डॉक्टर हूं और मेरा काम है अपने काम से मतलब रखना, तुम्हें ठीक करना। तुमने क्या किया है या बाहर क्या चल रहा है, कौन पकड़ा गया कौन नहीं, ये बातें मेरे काम के बाहर की है। परेरा डॉक्टर को देखता रहा, फिर धीमे स्वर में बोला, मैंने जो किया उसका मुझे अफसोस है। देवराज चौहान ने मुझे धोखा दिया। डॉक्टर ने कुछ नहीं कहा और पलटकर बाहर निकल गया। ठीक 11 बजे इसी गुमनाम अस्पताल में लॉन्ड्री की वैन आई। वो वैन रोज आती थी, धोए प्रेस किए कपड़े दे जाती थी और धोने वाले कपड़े ले जाती थी। आज वैन 1 घंटा देरी से पहुंची थी यहाँ। वही ड्राइवर विपिन लाल आज भी वैन की ड्राइविंग सीट पर था, जो कि हमेशा होता था, परंतु साथ में आए देवराज चौहान और जगमोहन बैठे थे। चेहरों पर हल्की दाढ़ी थी। एंट्री गेट पर वैन रुकी, सिक्योरिटी वाले पास पहुंचे। कैसा है विपिन भाई? एक ने उससे पूछा। एकदम बढ़िया। आज लेट हो गया? फिर वो देवराज चौहान और जगमोहन पर नजर मारकर बोला, ये तो नए लगते हैं, काम सिखा रहा हूं इन्हें, सोचा साथ ले चलूं। ठीक है जा, कहकर उसने गेट खोलने का इशारा किया। गेट खुल गया और वैन भीतर प्रवेश कर गई। इमारत के साथ साथ घूमते वैन साइट की तरफ के बंद दरवाजे पर जा खड़ी हुई। विपिन लाल ने देवराज चौहान और जगमोहन को देखकर कहा, यहां मुझे वैन खाली करानी होती है और धोने वाले कपड़े वापस वैन में रखे जाते हैं। 1 घंटा लग जाता है। 1 घंटा हमारे लिए बहुत है, जगमोहन बोला। तब तक हम अपना काम पूरा कराएंगे। देखो, विपिन लाल गंभीर स्वर में बोला, सब कुछ ठीक रखना, कहीं मुझे फंसा मत देना। तुम दोनों को साथ लाया हूं। मैं सिक्योरिटी वाले ये बात जानते हैं, पर वो ये नहीं जानते कि इस काम के तूने 50 लाख लिए हैं, जगमोहन बोला। वो 50 लाख तो तभी खा पाऊंगा ना जब खाने लायक जिंदा रहूंगा। खाने लायक रहोगे, जिंदा रहोगे। यहां हमें छोटा सा काम है, ज्यादा कुछ नहीं। देवराज चौहान और जगमोहन दरवाजा खोलकर वैन से बाहर निकले। उधर से विपिन लाल निकला। हमें यह बताओ कि डॉक्टरों वाला कोट और बाकी सामान कहां से मिलेगा? डॉक्टर बनकर हमें किसी से मिलना है भीतर। चलो वहां मैं तुम्हें छोड़ आता हूं जहां डॉक्टरों के प्रेस किए कपड़े रखे होते हैं। स्टेथोस्कोप भी बता देता हूं कि कहां पर रखा है। जिस कमरे में परेरा था उसके बाहर पर्याप्त पहरा था और आने जाने वालों पर निगाह रखी जा रही थी। डॉक्टर बने देवराज चौहान और जगमोहन परेरा वाले कमरे के बाहर पहुंच चुके थे। दोनों के गले में स्टेथोस्कोप लटक रहे थे। शरीरों पर आधी बाह का सफेद डॉक्टरों वाला एप्रन था। जब वो परेरा के कमरे के दरवाजे के पास पहुंचे तो एक आदमी ने उन्हें रोका। रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप? दोनों ने रुककर उसे देखा। वो आदमी पास आ गया। मैं सीबीआई से हूं और उसने कहना चाहा, मैं डॉक्टर चंद्रकांत हूं और ये मेरे सहयोगी। देवराज चौहान मुस्कुरा कर बोला, हम भीतर जॉन अंताओ परेरा का चेकअप करने, लेकिन मैंने आपको पहले नहीं देखा। मैं पैनल पर हूं और सप्ताह में 2 बार आता हूं। सुपरिंटेंडेंट ने कहा कि परेरा का रूटीन चेकअप करके मैं अपनी रिपोर्ट दे दूं कि अब वो किस हालत में है और कब तक वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। आप सुपरिंटेंडेंट से पूछ। ये बात नहीं,
वो मुस्कुराया। हमें भी अपनी ड्यूटी पूरी करनी पड़ती है। आपको कल से अब पहली बार देख रहा हूं तो इसलिए पूछना पड़ गया। बेशक आप भीतर जा सकते हैं। देवराज चौहान ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। जगमोहन उसके पीछे था। दरवाजा धकेलकर देवराज चौहान और जगमोहन ने भीतर प्रवेश किया तो दरवाजा खुद ही बंद होता चला गया। एक तरफ बेड पर परेरा लेटा था। शरीर पर पट्टियां थी, छाती तक चादर ले रखी थी। दोनों उसके पास पहुंचे। कैसे हो परेरा? देवराज चौहान ने पूछा। परेरा ने देवराज चौहान को देखा, जगमोहन को देखा। चेहरे पर हल्की दाढ़ी होने की वजह से वो तुरंत दोनों को नहीं पहचान पाया। तब तक देवराज चौहान ने रिवॉल्वर निकालकर उसकी छाती से नाल सटा दी। परेरा यह देखकर बुरी तरह भौचक्का हो गया। सूखे होठों पर जीभ फेर कर बोला, ये क्या डॉक्टर? उसके होठों से निकला, मैं डॉक्टर नहीं। देवराज चौहान ने कहा और चेहरे की दाढ़ी मूछें उतार दी। सामने देवराज चौहान को खड़ा देखकर परेरा को काटो तो खून नहीं, आंखें फटकर जैसे फैल गई थी। तब तक जगमोहन ने भी दाढ़ी मूछें उतार दी। परेरा का तो बुरा हाल हो उठा। दोनों को सामने पाकर लगा जैसे अभी चीख पड़ेगा। आवाज ना निकले तुम्हारे मुंह से। देवराज चौहान के होठों से गुर्राहट निकली। दोनों को देखते हुए परेरा ने पुनः सूखे होठों पर जीभ फेरी। इस वक्त वो बुरे हाल में दिख रहा था। तुम दोनों मुझे यहां से ले जाने आए हो ना? देवराज चौहान और जगमोहन ने दाढ़ी मूछें वापस चेहरे पर फिक्स कर ली। मुझे ले जाने आए हो? मैं जानता हूं कि तुम लोग मुझे यूं नहीं छोड़ सकते। एकाएक परेरा तेज सांसें लेने लगा। मुंह से आवाज निकाली तो सारी गोलियां सिर में उतार दूंगा। देवराज चौहान पूर्ववत स्वर में बोला, मैं क्यों आवाज निकालूंगा? मैं तो हम तुमसे बात करने आए हैं। क्या मुझे यहां से ले जाने नहीं आए? तड़प सा उठा परेरा। मेरी आवाज नहीं सुन रहा? देवराज चौहान सख्त स्वर में बोला, सुन रहा हूं। क्या मेरी आवाज वैसी ही है जैसी पहले थी? देवराज चौहान की निगाह उसके चेहरे पर थी। परेरा की आंखें सिकुड़ी। 2 पल सोचा, फिर संभल कर देवराज चौहान को देखते कह उठा, और तुमने तो अपनी आवाज भी बदल रखी। भूतनी के? जगमोहन ने दबे स्वर में कहा, हम देवराज चौहान और जगमोहन हैं। जो पहले तुम्हारे साथ थे वो नकली थे। परेरा चिवका, फिर बोला, नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम ही तो थे तब। आवाज बदलकर अब मुझे बेवकूफ बनाना चाहते? वो हम नहीं थे। देवराज चौहान ने कहा, अक्कल के अंधे, वो नकली थे। वो वीरेंद्र त्यागी और जगजीत नाम के लोग थे। परेरा मुंह खोले बारी बारी दोनों को देखने लगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं तुम लोगों के झांसे में नहीं आने वाला। तुम वही देवराज चौहान और जगमोहन हो जो पहले मेरे साथ थे। कहो कि तुम दोनों मजाक कर रहे हो और मुझे यहां से निकालने आए हो। देवराज चौहान ने रिवॉल्वर की नाल उसकी छाती पर रख दी। परेरा बेचैन परेशान दिख रहा था। व्याकुलता उसकी आंखों में नाच रही थी। अपने दिमाग में ये बात बिठा ले कि पहले वाले देवराज चौहान और जगमोहन असली नहीं थे, परंतु अब जो तुम्हारे सामने खड़े हैं हम असली है। देवराज चौहान ने कहा, यह बात तेरे को दिमाग में रखनी पड़ेगी क्योंकि हम ऐसी ही बातें पूछने वाले हैं। परेरा का सिर घूम रहा था यह बातें सुनकर। वो कैसे मान लेता कि उसके सामने खड़े देवराज चौहान जगमोहन ही असली है, पहले वाले असली नहीं थे। बल्कि वो तो अभी भी यही सोच रहा था कि ये दोनों कोई मजाक कर रहे हैं। समझ गया? देवराज चौहान ने उसकी छाती पर रिवॉल्वर रखकर कठोर स्वर में कहा। पहले रिवॉल्वर तो हटाओ। मेरी बात का जवाब दे कि समझ गया? समझूंगा क्यों नहीं। छाती पर रिवॉल्वर रखकर कह रहे हो तो इनकार कैसे कर सकता हूं? परेरा ने कहा। लेकिन ऐसे नाजुक मौके पर फालतू की बातें करके क्यों वक्त खराब कर रहे हो? यहां से निकल चलते हैं। दरवाजे के बाहर शायद कोई नहीं है। क्यों? कहकर परेरा ने दोनों को देखा। परेशानी में घिरा था वो। ये हमारी बात नहीं समझ रहा। जगमोहन ने दांत भींचकर कहा, गोली मार देते हैं इसे और निकल चलते हैं। देवराज चौहान ने खूंखार निगाहों से परेरा को देखा। उसके चेहरे के भावों को देखकर परेरा कांप उठा। मारूं? गुर्राया देवराज चौहान। नहीं। परेरा के चेहरे पर मौत के भय के भाव उभरे। तू समझता है कि वो हम ही थे जिनके साथ तूने 3 डकैतियों को अंजाम दिया? बैंक डकैती, ज्वेलर शॉप में डकैती और न्यूक्लियर खोजी डिवाइस की डकैती। देवराज चौहान के दांत भिज गए। यही सोचता है ना तू? हाँ, तो कान खोलकर सुन ले कि वो हम नहीं थे। परेरा का सिर घूम उठा। वो पागलों की भांति देवराज चौहान को देखता रहा।
वो हमारे चेहरे में थे, परंतु वो हम नहीं थे। परेरा ने यूं ही खामखा सिर हिला दिया उन्हें देखते हुए। मन ही मन वो ये समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर देवराज चौहान और जगमोहन को हो क्या गया है जो इस तरह की बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। उन दोनों के नाम वीरेंद्र त्यागी और जगजीत हो सकते हैं। अच्छी बात है। परेरा ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। ये रिवॉल्वर हटाओ, मुझे मारोगे क्या? देवराज चौहान ने उसकी छाती से रिवॉल्वर हटाते हुए कहा, यह बता कि वो दोनों कहाँ मिल सकते हैं? तुम्हारा मतलब कि नकली देवराज चौहान और जगमोहन? परेरा के होठों से निकला। हाँ वो ही, हमें वो ही दोनों चाहिए। परेरा देवराज चौहान को देखते हुए सोच रहा था कि कहीं ये पागल तो नहीं हो गए। चुप मत रहे, जगमोहन ने कठोर स्वर में कहा। बता इस वक्त वो कहाँ होंगे? मैं नहीं जानता। ये इस तरह नहीं बताने वाला, जगमोहन गुर्राया। छोड़ो इसे गोली मारो और निकल चलो यहाँ से, उन्हें तो हम ढूंढ ही लेंगे। मैं सच में नहीं जानता, परेरा ने घबरा कर कहा। पहले हम एक होटल के कमरे में मिलते थे, फिर वाडेकर की एक जगह जो कि घटिया सा मकान था, उस जगह को ठिकाना बना लिया। मैंने पुलिस को भी यही बताया और यही सच है। मैं उनका कोई पता ठिकाना नहीं जानता। सच बात तो यह है कि तुम दोनों ने मुझे पागल कर दिया है। भला ये कैसे हो सकता है कि वो देवराज चौहान और जगमोहन नकली थे और तुम लोग असली हो? मुझे तो दोनों एक जैसे लग रहे हो। भला ऐसा भी कभी होता है कि? हमारे साथ यही हुआ है, जगमोहन ने गुस्से में भरकर कहा। नाराज क्यों होते हो? मेरी हालत पर भी तो सोचो कि मैं कैसे ये बात मान सकता हूँ। तुम्हें कुछ तो अंदाजा होगा कि वो कहाँ जा सकते हैं? देवराज चौहान ने पूछा। नहीं, मैं उनके किसी पते ठिकाने के बारे में नहीं जानता। पुलिस ने भी यही सवाल मुझसे पूछा था। मुझे शुरू से आखिरी तक बताओ, जब तुम नकली देवराज चौहान और जगमोहन के साथ थे तब क्या क्या हुआ था? यह बात सच थी कि परेरा इस बात पर जरा भी यकीन नहीं कर रहा था कि वो देवराज चौहान और जगमोहन कोई और हैं और ये कोई और, परंतु वो रिवॉल्वर पकड़े खराब मूड में बात कर रहे थे, इसलिए इनकी हाँ में हाँ मिलाना उसकी मजबूरी थी। बहरहाल परेरा ने बताया उन्हें कि पहले देवराज चौहान और जगमोहन के साथ रहकर क्या क्या बातें हुई थी, क्या क्या वाकयात हुए थे और उन्होंने इन सब कामों को कैसे अंजाम दिया। देवराज चौहान और जगमोहन ने शांत भाव से सब सुना। तुम दोनों में और उन दोनों में यही फर्क है कि आवाजें अलग अलग है, परेरा ने पुनः कहा। क्या तुम लोग आवाज बदलना भी जानते हो? चुप साले, जगमोहन गुर्रा उठा। परेरा कुछ सहम सा गया। तो तुम्हें नहीं मालूम कि वो दोनों कहाँ जा सकते हैं? देवराज चौहान ने सोच भरे कठोर स्वर में पूछा। नहीं, मैं कुछ नहीं जानता। न्यूक्लियर खोजी डिवाइस का सौदा किसी अमेरिकी, पाकिस्तानी या पाकिस्तानी आतंकवादी गुटों से वो करना चाहता था। उनके नाम ऐसा कोई जिक्र नहीं किया था उसने, किसी का नाम नहीं लिया था। पुलिस ने भी यही सवाल किया था। उस देवराज चौहान का फोन नंबर तो तुम्हें मालूम होगा? क्यों नहीं, परेरा ने कहकर फोन नंबर बता दिया। यह बात पुलिस को भी बताना कि हम तुमसे मिलने आए थे और पहले वाले देवराज चौहान जगमोहन की आवाजें कुछ और थी और हमारी कुछ और, देवराज चौहान ने कहा। परेरा ने सिर हिला दिया। दोनों जाने के लिए पलटे कि परेरा ने टोका। देवराज चौहान? उन्होंने पलटकर परेरा को देखा कि शायद वो कोई बात बताने जा रहा है। तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? धोखा? अगर तब तुम मुझे अपने साथ लिए जाते तो मैंने पुलिस के हाथ पड़ना ही नहीं था। देवराज चौहान के चेहरे पर कड़वे भाव उभरे। जो हुआ सो हुआ, अब तो मुझे यहाँ से निकाल ले चलो, परेरा ने याचना भरे स्वर में कहा। यह उल्लू का पट्टा अभी भी यही समझ रहा है कि इसके साथ डकैतियां डालने वाले हम ही थे, जगमोहन ने बहुत गुस्से से कहा। आपस में क्या पर्दा, यहाँ कोई तीसरा तो है नहीं, वो तुम दोनों ही तो थे। साले कुत्ते, सब कुछ जानने के बाद भी यह बात कह रहा है, जगमोहन परेरा पर झपटा। देवराज चौहान ने जगमोहन को उसी पल रोक लिया। परेरा ने घबराए अंदाज में सूखे होठों पर जीभ फेरी। जगमोहन ने देवराज चौहान को देखा। चुपचाप यहाँ से निकल चलो, देवराज चौहान ने कहा। लेकिन ये गलत भी नहीं है, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। तुम जानते हो कि जगजीत कितने उम्दे दर्जे के मास्क बनाता है। उसे चेहरे की तस्वीर दे दो और चेहरे का माप दे दो तो वो मास्क तैयार कर देता है। हमारे चेहरे के मास्क भी उसने ही तैयार किए होंगे और उन्हें पहनकर वीरेंद्र त्यागी, जगजीत ने देवराज चौहान और जगमोहन बनकर इन लोगों को इकट्ठा किया और डकैतियां डालनी शुरू कर दी। ऐसे में कौन ये सोच सकता है कि वो देवराज चौहान और जगमोहन नकली होंगे? जगमोहन ने गहरी सांस ली। आओ, कहते हुए पलटकर देवराज चौहान दरवाजे की तरफ बढ़ गया। मेरा क्या होगा? पीछे से परेरा ने कहा। मुझे भी तो साथ ले चलो। परंतु वे दोनों दरवाजा ठेल कर बाहर निकल गए। परंतु बाहर वही पहरा था। दोनों आराम से आपस में बातचीत करते हुए आगे निकलते चले गए।
हमारे हाथ एक ही काम की चीज लगी है, देवराज चौहान ने कहा। वीरेंद्र त्यागी का फोन नंबर। वह हमारी आवाज पहचानता है, हम बात करेंगे उससे तो वो सतर्क हो जाएगा, साथ चलते जगमोहन ने कहा। जवाब में देवराज चौहान ने कुछ नहीं कहा। एसीपी खेमकर ने कामेश्वर के ऑफिस में प्रवेश किया। दिन के 12 बजे थे। वहां से उठाए गए फिंगरप्रिंट 5 लोगों के हैं और देवराज चौहान जगमोहन के प्रिंट से किसी के फिंगरप्रिंट मैच नहीं खाते। मतलब कि रात जो देवराज चौहान ने कहा वो सच था। कामेश्वर के माथे पर बल पड़े और वह सोच भरे स्वर में कह उठा, ये भी तो हो सकता है कि परेरा ने हमसे झूठ कहा हो, वहां देवराज चौहान या जगमोहन रहे ही ना हो। यह संभव नहीं, खेमकर ने इनकार में सिर हिलाया। परेरा हमसे सहयोग कर रहा है, यह बात मैंने महसूस की है। वो कहता है कि देवराज चौहान उनके साथ उस मकान में था, जगमोहन भी था और हम वहां पूछताछ से इस बात की तसल्ली कर चुके हैं कि वहां पर देवराज चौहान और जगमोहन रुके थे। उनकी तस्वीरें देखकर 2 लोगों ने उनकी शिनाख्त की है और न्यूक्लियर खोजी डिवाइस की डकैती के बाद भी देवराज चौहान और जगमोहन वहां पर गए और 2 गठरियों में सामान बांधकर कार में रखकर ले गए। ये बात है तो फिर हमारे रिकॉर्ड में मौजूद देवराज चौहान और जगमोहन की उंगलियों के निशान वहां पर मिले 5 लोगों की उंगलियों के निशान से मेल क्यों नहीं खा रहे? कामेश्वर ने खेमकर को देखा। ये सोचने वाली बात है। देवराज चौहान ने रात वीरेंद्र त्यागी का नाम लिया था तो? कामेश्वर माथे पर बल डाले खेमकर को देखने लगा। मैं अभी ऑर्डर देकर आया हूं कि वहां मिले उंगलियों के निशान पुलिस रिकॉर्ड में मौजूद हर वीरेंद्र त्यागी नाम के अपराधी की उंगलियों से मिलाए जाए। खेमकर बोला, तो तुम देवराज चौहान की कही बातों पर यकीन करके चल रहे हो? हर्ज ही क्या है? वो हमें झूठी कहानी सुना रहा है, हमारा दिमाग खराब करना चाहता। तब भी उंगलियों के निशान मिला लेने में मैं हर्ज नहीं समझता, खेमकर ने गंभीर स्वर में कहा। कामेश्वर के होठ सोच भरे अंदाज में भिज गए। कामेश्वर। खेमकर बोला, तुमने ये सोचा है कभी कि देवराज चौहान अपने बेगुनाह होने की बार बार दुहाई क्यों दे रहा है? क्योंकि वो अब कानून का तगड़ा गुनाहगार बन चुका है। देवराज चौहान जैसे लोग अपनी बेगुनाही का ढोल पीटने बार बार पुलिस वालों के पास नहीं आते। इस बार देवराज चौहान बार बार यह बात कह रहा है तो हमें अपने तौर पर इस बात की छानबीन जरूर करनी चाहिए। देवराज चौहान बेगुनाह है ही नहीं उस मामले में, कामेश्वर ने गुस्से से कहा। बैंक के सीसीटीवी कैमरों ने, ज्वेलर्स के सीसीटीवी कैमरों ने और न्यूक्लियर खोजी डिवाइस की डकैती के दौरान सीसीटीवी कैमरों ने देवराज चौहान और जगमोहन के चेहरे कैद किए, उनकी हरकतें कैद की। क्या वो सब टीवी कैमरे झूठे हो गए? मैंने ऐसा नहीं कहा। मेरा कहना है कि हमें इस तरफ भी थोड़ी सी तफ्तीश कर लेनी चाहिए। हमारा वक्त खराब करने के लिए नहीं है, हमें जल्दी से। कामेश्वर मेरे यार, हमारा मकसद देवराज चौहान को गिरफ्तार करना नहीं है। हमारा मकसद न्यूक्लियर खोजी डिवाइस को तलाश करना है और उसको ले जाने वालों को जल्द से जल्द पकड़ना है। हमें इस दिशा में भी जांच कर लेनी चाहिए। हो सकता है मेरा ख्याल गलत ही साबित हो। सीसीटीवी कैमरे झूठ नहीं कह सकते, परंतु एक बार इधर भी देख लेने में क्या जाता है? तुम पागल हो गए हो खेमकर। मैं तुम्हारी बात का बुरा नहीं मानूंगा, परंतु तुम ये मत समझो कि मैं देवराज चौहान की बातों में आ गया हूं या उसे बेगुनाह बता रहा हूं। मुझे अपनी ड्यूटी का पूरा पता है कि मैंने कैसे काम करना है, खेमकर ने कहा। वीरेंद्र त्यागी की उंगलियों के निशानों से वहां मिले निशान मिला लेने से हमारा क्या जाता है? हम तो जो तुम्हारे मन में आए करो, लेकिन ये जान लो कि न्यूक्लियर खोजी डिवाइस की डकैती देवराज चौहान ने ही की है। मैंने तुम्हारी बात से कभी इनकार नहीं किया, खेमकर ने कहा। कुछ देर पहले नेपाल से इंस्पेक्टर वानखेड़े का फोन आया था। उसने नेपाल के अखबारों से इस मामले को जाना और वो दोपहर की फ्लाइट से मुंबई आ रहा है। आने दो उसे, कामेश्वर सख्त स्वर में बोला। सालों से देवराज चौहान को गिरफ्तार करने का काम उसके हवाले है और उसने ये काम पूरा नहीं किया। मैं भी देखूंगा कि वो अपनी सफाई में क्या कहता है। फोन आया था कि परेरा हमसे बात करना चाहता है, खेमकर ने कहा। क्यों? चलते हैं, उसी से बात करके देख लेते हैं। शायद वो कुछ नया बताना चाहता हो, कुछ याद आ गया हो उसे। क्या कह रहा है तू? कामेश्वर हक्का बक्का क्या उठा। देवराज चौहान आया था यहाँ? हाँ, वो मुझे लगता है कि उसका दिमाग फिर गया है। कह रहा था कि वो देवराज चौहान और जगमोहन हम नहीं थे। उनके बारे में पूछ रहा था कि वो कहाँ मिल सकते हैं। किसी वीरेंद्र त्यागी और जगजीत का नाम ले रहा। खेमकर, कामेश्वर बोला। देखी उसकी हिम्मत, इतने तगड़े पहरे में भी वो यहाँ पहुंचा। जरा भी डर नहीं लगा उससे।
और दोनों ही आ गए। बाहर खड़े लोगों ने उन्हें पहचाना तक नहीं। वे दाढ़ी मूछ लगा कर आए थे। परेरा बोला, यह तो हद हो गई। कामेश्वर खीजा सा दिखाई देने लगा। हद हो गई। परेरा। खेमकर गंभीर स्वर में बोला, तुम्हारी सारी बात सुन ली, कोई खास बात हो तो कहो। खास बात यही है कि इस देवराज चौहान और जगमोहन की आवाज उनसे अलग थी जिनके साथ मैंने डकैतियां की। आवाज अलग थी? खेमकर के होठ सिकुड़े। हाँ, जगमोहन ने मुझे यह भी कहा कि आवाज अलग होने की बात आप लोगों से कह दूं। यह कौन सी बड़ी बात है? कामेश्वर गुस्से से बोला, आवाज बदल कर भी तो बोली जा सकती है। खेमकर ने कुछ नहीं कहा। तुम चुप क्यों हो? कामेश्वर ने खेमकर को देखा। मैं सोच रहा हूं कि इस मामले में तुम भड़क क्यों रहे हो, क्योंकि सीसीटीवी कैमरों ने उनके चेहरे कैद। एक ही बात बार बार मत दोहराओ। जो नए हालात सामने आ रहे हैं, जरा उनके बारे में भी तो सोचो। उस मकान में देवराज चौहान, जगमोहन, लखानी, वाडेकर और परेरा मौजूद थे, परंतु वहां से उठाए गए उंगलियों के निशान पुलिस रिकॉर्ड में मौजूद देवराज चौहान और जगमोहन की उंगलियों से नहीं मिल रहे। साथ ही देवराज चौहान और जगमोहन हमें यह कहते फिर रहे कि यह काम उन्होंने किया ही नहीं, और अब परेरा का कहना है कि उनकी आवाजें अब आए देवराज चौहान और जगमोहन से मेल नहीं खा रही थी। तुम इन नई बातों को इस तरह हवा में क्यों उड़ा रहे? क्योंकि मुझे यकीन नहीं आता कि हूबहू किसी के चेहरे बनाए जा सकते हैं। चलो कुछ देर के लिए तो मान लो। कामेश्वर होठ बीच के रह गया। खेमकर ने परेरा से पूछा, तुमने आज वाले देवराज चौहान, जगमोहन और पहले वालों में कोई फर्क महसूस किया? बताया तो उनकी आवाज बदली थी। कोई और फर्क? और नहीं, और तो कुछ नहीं। दोनों वैसे ही थे जैसों के साथ मैंने काम किया था। उनकी कद काठी में कोई फर्क महसूस किया हो? परेरा के चेहरे पर सोच के भाव उभरे, फिर क्या उठा। शायद जगमोहन आज कुछ सेहतमंद लग रहा था। सेहतमंद? हाँ, काम के दौरान वो मुझे कुछ कमजोर सा लगा था। शायद उसकी लंबाई भी कम थी कुछ। लंबाई? हाँ। परेरा एकाएक दृढ़ता से कह उठा, जगमोहन की लंबाई आज कुछ ज्यादा लगी मुझे। और देवराज चौहान? वो ठीक था, उसमें कुछ फर्क नजर नहीं आया। सिर के बालों के स्टाइल में कुछ फर्क था। खेमकर परेरा को देखे जा रहा था। कुछ और बताओ, खेमकर ने कहा। और तो कुछ नहीं, लेकिन आप क्या सोच रहे हैं कि आज वाले और पहले वाले देवराज चौहान, जगमोहन अलग अलग थे? तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? खेमकर गंभीर लग रहा था। परेरा के चेहरे पर सोच के भाव दौड़ रहे थे। यह बात देवराज चौहान ने मुझे कई बार कही, परंतु मैंने तब उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया कि ऐसी कोई बात नोट कर पाता। परेरा बोला, परंतु ये तो पक्का है कि आज जगमोहन की लंबाई और उसकी सेहत भी ठीक ठाक थी। इसके अलावा मैं और कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि मैंने ये सब बातें नोट करने की सोची ही नहीं। यह बात तुम दावे के साथ कह सकते हो कि जगमोहन की कद काठी उस जगमोहन से नहीं मिलती जिसके साथ तुमने डकैतियां की थी? दोनों जगमोहन की कद काठी में फर्क था? खेमकर ने पूछा। 15 मिनट और खेमकर और कामेश्वर परेरा के पास रहे, फिर वे कमरे से बाहर निकले। कमरे के बाहर पहरा दे रहे पुलिस वालों पर कामेश्वर बरस पड़ा। क्या चौकसी बरत रहे हो तुम लोग? बुद्ध बनकर खड़े होने की तो बात नहीं थी हमारी। थोड़ी देर पहले डकैती मास्टर देवराज चौहान और जगमोहन डॉक्टर बनकर आए, और तुम लोग बुद्ध बने खड़े रहे। पहचान नहीं सके उनको? डॉक्टरों के चेहरे पर क्या दाढ़ी मूछें होती है? जो डॉक्टर परेरा को देख रहा है उसे पहचानते नहीं, जो नए डॉक्टरों को बिना जांच पड़ताल के भीतर जाने दिया। तुम सबने सस्पेंड होने वाला काम किया है। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? एक आदमी भीतर हर वक्त मुजरिम के साथ रहेगा, बाकी सब बाहर पहरा देंगे। अब की बार कोई गलती की तो वर्दियां उतरवा लूंगा। दोस्तों, इस एपिसोड को हम यही समाप्त करते हैं। शीघ्र ही मुलाकात होगी आपसे इसके एपिसोड नंबर 6 में। धन्यवाद।